तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस। तो आज हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है और आज हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर सीटेट और DREEE के रिगार्डिंग कुछ हेल्पफुल वीडियो हम डालते रहते हैं और कुछ अच्छा मतलब सीटेट के लिए कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि क्या होती है बेसिकली। इस पे कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए, कई सारों ने रिसर्च की और कई लोगों ने अपने मॉडल भी दिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। ओके, अब मैं लाइन पढ़ता हूँ इंटेलिजेंस की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो स्टर्नबर्ग एंड स्टर्नबर्ग जिन का नाम डबल रिपीट टाइप में होता है। तो जो इनका कहना था कि जो इंटेलिजेंस है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता है। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, उस सीखने को हम अपने जो कहेंगे वो हमारी सीखने की क्षमता हमारी क्या होगी, इंटेलिजेंस। सपोज तुमने कुछ काम किया, ये हमारे लिए एक टास्क था। ठीक है, ये टास्क है एक, हमने इसको किया। ठीक है, इससे जो हमारा एक्सपीरियंस हो, जो हमने सीखा, ठीक है, वो हमारा इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली हम उसे सीखेंगे। और स्टर्नबर्ग ने यही बोला कि जो हमारे सीखने की क्षमता होती है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, यूजिंग द मेटाकोग्निटिव प्रोसेस एंड एनहेंस लर्निंग। बेसिकली जो मेटाकोग्निटिव प्रोसेस होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे मतलब हमने फील किया है, मतलब अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो हमने सीखा, उसको हम कहते हैं मेटाकोग्निटिव प्रोसेस। तो जो हम इससे सीखते हैं उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। जो मेटाकोग्निटिव प्रोसेस है वो इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करता है। एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला इन्होंने कि जैसे आप सपोज आपका ये स्कूल था और आपको इस स्कूल में अब शिफ्ट कर दिया गया, तो आप इसमें खुद को कैसे शिफ्ट कर रहे हो, मतलब खुद को कैसे हैंडल कर रहे हो, खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, वो आएगा आपका इंटेलिजेंस में। ये थ्योरी किसकी थी, स्टर्नबर्ग। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते। देयर आर डिफरेंट पीपल दैट हु कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग क्रोल, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ठीक है, जो मैंने भी बताया था ना आपको कि काफ़ी लोगों ने इस मॉडल पे काम किया है, जिसमें से 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को हम कहते थे क्रोल, जो इन्होंने एक मॉडल टाइप में वो दिया था। इनका एक हायरार्की टाइप में 3 चीज़ें थी, इन्होंने डिस्कस किया था। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, इन्होंने 9, 10, 11, 12 तरह के इंटेलिजेंस बताए थे, जो अलग अलग बुक अलग अलग तरह से डिस्कस करती है। एंड स्टर्नबर्ग जो हमने ऊपर पढ़ लिया अभी। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे, अगली स्लाइड पे इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंटेलिजेंस, जो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम क्रोल की। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, 3 स्टेडियम मॉडल। इन्होंने क्या दिया, 3 स्टेडियम मॉडल दिया और सबसे मतलब पॉपुलर इनकी थ्योरी शायद मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है उसके लिए। तो ये थ्योरी इनकी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है गार्डनर की थ्योरी, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है, एंड थर्ड है स्टर्नबर्ग की थ्योरी। सो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो हम आगे इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसकी थ्योरी आ गई बताइए, यह है क्रोल है ना। इनकी थ्योरी को हम पढ़ते हैं। इन्होंने एक तरह से वो दिया था कि हायरार्की टाइप में 3 स्टेजेस दी थी। क्रोल प्रपोज द मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन 3 बेसिक एरियाज इंक्लूडिंग। इन्होंने 3 बेसिक एरियाज पे मतलब अपना थ्योरी को डिस्कस किया था, जो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट जो इनका वो है स्टेडियम, मैंने बोलता ना कि 3 स्टेडियम पे इन्होंने थ्योरी दी। सेकंड है नैरो स्पेसिफिक एबिलिटीज़, सेकंड है जो इनका ब्रॉड एबिलिटीज़, एंड थर्ड है सिंगल इंटेलिजेंस। तो बढ़ते हैं हम आगे। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली नोन एक्सेप्टिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। हमने ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो फॉलो किया जाता है
क्रोल का ही मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड द मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी, क्योंकि मतलब जो कोग्निटिव एबिलिटी का हायरार्की मॉडल है बहुत ही ज़्यादा मान्य किया जाता है। हमारी जो संस्था है वो अपना अगर किसी बच्चे के डेवलपमेंट या किसी एनजीओ में काम करती है तो इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है, ठीक है। जो इनका स्टेडम 1 है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है दिस स्टेडम इंक्लूड मैनी स्किल्स दैट आर मोर डिफाइंड एंड स्पेसिफिक इंक्लूड सच एज स्पेलिंग, है ना। सपोज हम कुछ कर रहे हैं, एक मतलब एक स्पेसिफिक है, मतलब सपोज एक कंटेंट है आपके पास, ये इसमें स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक समझ लो ना, जो इसका स्टेडम है ना ये स्पेसिफिकली इंक्लूड होता है किसी स्किल से। स्पेलिंग हो गया या आपके कोई किसी गेम के रूल हो गए, मतलब नॉट चेंजेबल बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका बढ़ते हैं। सेकंड जो है इनका वो है दिस स्टेडम फोकस ऑन मोर ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी, फ्लूइड इंटेलिजेंस, स्पीड एक्यूरेसी एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड थर्ड पे हम बढ़ते हैं। थर्ड वाले में क्या कहा गया है, थर्ड वाले में क्या बोला इन्होंने, पढ़ते हैं इसको। थर्ड वाले में क्या बोला है, दिस स्टेडम इज द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन एज जे, मतलब जो इनकी हायरार्की है ना, ये जो स्टेडम की हायरार्की है उन हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पे आता है इनका ये तीसरा वाला स्टेडम, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। गार्डनर, ये सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्डनर की थ्योरी, ठीक है। गार्डनर की थ्योरी सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको करते हैं। इन्होंने क्या बोलता, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे गार्डनर ने काम किया था, ठीक है। इस पे काम किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर प्रपोज दैट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सिंगुलर इंटेलिजेंस। इन्होंने एक मतलब सिंगुलर एक माइंड है कि एक स्पेसिफिक उसका माइंड एक ही सिंगल डायरेक्शन में इन्होंने जज नहीं किया, इन्होंने कई एस्पेक्ट मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस में उसको डिफाइन किया है। इंटेलिजेंस थ्योरी प्रपोज 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग, इन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, थर्ड है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। फिफ्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड सबसे लास्ट है स्पाइटल इंटेलिजेंस। तो इनके बारे में सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नीचे आने वाली स्लाइड्स में। सो हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, गार्डनर ने, बिल्कुल इसको याद रखना है क्योंकि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया है, ठीक है। और इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बढ़ते हैं हम आगे। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक आपको सोचने से पता होगा लैंग्वेज से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पढ़ते हैं हम इसको क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज वेल, हम एबिलिटी जो हमारी लैंग्वेज मतलब बेसिकली लैंग्वेज आ गए ना, जो कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने थॉट्स एंड आइडिया। स्पीक एंड राइट लैंग्वेज और न्यू लैंग्वेज करियर मोस्ट एसोसिएटेड विद लिंग्विस्टिक। एंड जो लिंग्विस्टिक वो इनका इंटेलिजेंस है उसमें इन्होंने बोला है कि हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को दे ट्रांसफ़र करें या हम लैंग्वेज को लिखे अपने आइडियाज़ को लिखे, तो वो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये बेसिकली किन में पाया जाता है, इसके प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, इसके एक्सपर्टीज कौन होते हैं, राइटर जो लिखते हैं मतलब लैंग्वेज में अपने विचारों को लिखते हैं, पोएट जो लिखे हुए को कहते हैं, एंड कम्युनिकेशंस कि हम अपनी नॉर्मली बेसिक लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं, वो इसके एक्सपर्टीज होते हैं, ठीक है। इन लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी पाया जाएगा, लेकिन हम नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तो अपने इंटेलिजेंस वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सब में थोड़ा बहुत होता है, कुछ ना कुछ तो बातें करते हो ना, ठीक है। वो सब किस में आता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने एक कवर कर लिया, कौन सा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की मैथ से रिलेटेड है, कोई ऐसा फील्ड जिसमें मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता हो, उसमें क्या आएगा, मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस। हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बढ़ते जैसे इंजीनियर्स आएंगे, ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी।
लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज, फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू परफॉर्म और सोल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ऑल्सो द एबिलिटी टू एंगेज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कन्वर्सेशन। इसमें किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक की प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है, या कोई एक हमारी जो मतलब लॉजिकल चीज़ है उसको डिस्कस करना, वो किस में आएगी, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। करियर मोस्ट एसोसिएटेड लॉजिकल मैथमेटिक्स, जो इसमें जो करियर रिलेटेड होते हैं, जो इस मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के एक्सपर्टीज होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, मैथमेटिशियन या मैथ्स टीचर, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें मैथ्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो हम सब ये हमने सेकंड हमने कवर किया। फर्स्ट क्या था हमारा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि ऐसा एक कोई इंडिविजुअल या किसी को जिसको म्यूजिक की ज़्यादा समझ हो, म्यूजिक बजाने की या म्यूजिक सुन के उसको समझने की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझ हो, तो उसको कौन सा इंटेलिजेंस कहेंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट म्यूजिक एंड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट वेल। समझ रहे ना, कैसे म्यूजिक को पढ़े, उसके लय, रिदम, उसकी जो है ना, उसकी आवाज़ निकालना, आवाज़ दबाना, वो सारी उस जिसको समझ होगी उसको क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, उसमें पाया जाएगा। एंड जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने की समझ हो, उसमें क्या कहेंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो ये इनके एक्सपर्टीज या किससे ये एसोसिएटेड होता है, इसमें आते हैं म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिशियन, ठीक है। ये हमने तीसरा कवर किया है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होगा कि जब जिसको बॉडी मूवमेंट या बॉडी, जो योगा टीचर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, जिसकी बॉडी मूवमेंट या अपनी बॉडी पे काफ़ी फोकस उनका रहता है, जिम्नास्टिक आ जाएंगे इनमें। तो हम पढ़ लेते हैं, व्हाट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू यूज द बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन अ फ्लूइड मोशन, मतलब एक फ्लो में अपनी बॉडी को टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। द एबिलिटी टू रन, जंप, एथलीट है बेसिकली, एथलीट में ही पाई जाएगी। एंड डांस फ्लुएंटली विद द रिदम, जो रिदम बज रही है उसके साथ जो आप अपनी बॉडी को परफॉर्म करा रहे हो, उसकी जो एबिलिटी होती है वो किस में पाई जाएगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। करियर मोस्ट एसोसिएटेड विद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इंक्लूड डांसर, एथलीट। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे, हमारे जो जिम मास्टर होते हैं ना, ये जो बंदे जिम करते हैं, उसमें भी ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। या प्लेयर्स जो होते हैं, देखो बास्केटबॉल खेलना, तो इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की अपनी बॉडी को कैसे मूव करे, ठीक है, कि ये जो इसका टारगेट है इसको ये अचीव कर ले। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल में आती है कि जब हम अपनी बात को आप और कोई खड़ा, आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, ये आपसे शेयर कर रहा है, आप इससे शेयर कर रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि आपने कुछ सवाल, इस जो सामने वाला, आपके सामने वाला कोई बंदा है, इसने आपसे कुछ सवाल पूछा, आपने उसका कैसे रिप्लाई किया, मतलब आप इसके मूड को कैसे हैंडल कर रहे हो, या इसकी बातों को कैसे का कैसे एडजस्ट कर रहे हो, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। बेसिकली इंटेलिजेंस वही होता है ना कि हम इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करें खुद को। तो इसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम देख लेते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट विद अदर ऑन एन इमोशनल लेवल। समझ लो ना, अब कोई आपके पास सैड बंदा है, या आप किसी सभा में, मतलब कोई शोक सभा, या किसी, मान लो आप किसी के मतलब मरे हुए में जा रहे हो, या किसी की शादी में जा रहे हो, तो आपको उसी तरह से वहाँ पे बिहेव करना होगा ना, कि आप चलो शादी में जा रहे हो, वहाँ जाके आप रोने लग जाओ, ये कौन सा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, समझ लो। या आप किसी मतलब सैड जगह पे जा रहे हो और वहाँ जाके आप हंसने लग जाओ, तो ये नहीं मैटर कर, वो नहीं करता ना कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो सही है। तो ये हम इसमें बारे में बात कर लेते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट विद अदर ऑन एन इमोशनल लेवल। किसी से हम अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, द एबिलिटी टू एक्सेस ए सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड हाउ अदर आर फीलिंग एज वेल एज हाउ टू हैंडल द इमोशनल सिचुएशन, ठीक है, कि वहाँ पे सिचुएशन जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और मतलब उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, या कैसे वहाँ पे हमें बातें करनी है, कैसे हम उस सिचुएशन को डील करेंगे। सो इसमें आ जाएगा करियर मोस्ट एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग टीचर सब आपसे बात करेंगे वो अलग वे में करेंगे, अपने स्टाफ से टीचर से बात करेंगे वो अलग वे में करेंगे, तो उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाया जाएगा। जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना,
वो आपकी बातों को पूछते हैं, उसी तरह से आपसे मतलब ऐसी मॉड्यूल में या ऐसी अपनी वॉइस को ढाल लेते हैं कि आपको मतलब एक उनका बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अपनी फीलिंग इमोशंस को इन्वॉल्व करके बात करते हैं काउंसलर, ठीक है। ये जो फील्ड है ये इससे रिलेटेड होते हैं, समझ गए ना आप। तो हम बढ़ते आगे इंटरपर्सनल की, हम इंटर मतलब एक दूसरे जो हमारे सामने है उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, मेरे हिसाब से इंटरपर्सनल होगा नेक्स्ट। इंटरपर्सनल ये आप खुद से ही बात कर रहे हो, समझो ना। ये इस जो ईगो सेंट्रिज्म है वो कहीं ना कहीं में मिलता है। व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज नोइंग योर सेल्फ इनसाइड एंड आउट, कि आपको खुद बाहर से मतलब आपको किसी से बात नहीं करनी इसमें, आप खुद से बाहर को जानो है, खुद से अंदर को जानो, कि ये क्या होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इज द एबिलिटी टू नो आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम खुद को ही एडजस्ट करते हैं, खुद को यहाँ पे जज करते हैं, ठीक है। ये कौन सा इंटेलिजेंस होगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कौन सा इंटेलिजेंस होगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज नोइंग योर सेल्फ आउटसाइड इनसाइड, द एबिलिटी टू नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो हम बढ़ लेते हैं आगे, जो इससे जो मतलब करियर रिलेटेड होते हैं वो क्या होता है। एक तो तुम बेसिकली खुद ही हो गए ना इसमें, क्योंकि तुम खुद को जिसमें जज कर रहे हो, तो एक तो तुम खुद ही हो गए, एंड एक एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, या कोई वो होता है ना गाइडेंस जो गाइड करते हैं, या काउंसलर हो गए, वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बेसिकली इन्होंने बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में इनको समझाया है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या बोला है कि जो बेसिकली नेचर की ज़्यादा समझ रखते होगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू वर्क विद बायोलॉजी एंड वर्क विद द अराउंड ऑफ नेचर सेटिंग, समझ गए ना। जो बायोलॉजी और अपनी नेचर या इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा वर्क करते हो या उसकी ज़्यादा समझ रखते हो, उसको क्या कहेंगे हम? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ओके। तो इसके साथ जो करियर ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, मतलब जो इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा समझ रखते हैं, वो कौन कौन होते हैं? नेचुरलिस्टिक एंड बायोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हमने शायद 8 तरह की इंटेलिजेंस कवर कर लिए, तो हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं इसमें, क्योंकि रिवाइज करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारा था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें हमें लैंग्वेज की समझ होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो मैथमेटिक या किसी लॉजिकल कन्वर्सेशन की ज़्यादा से ज़्यादा समझ रखते हो। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको म्यूजिक की समझ या सॉन्ग कंपोज करने की, सॉन्ग को कहने की, इंस्ट्रूमेंट चलाने की समझ हो, उसको क्या होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो बॉडी पे अपनी कमांड रखते हो, कैसे अपनी बॉडी को चलाना है, कैसे उसको हैंडल करना है, जो डांसर में, एथलीट में या प्लेयर्स में पाई जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल में होता है कि हम एक दूसरे से कैसे कन्वर्सेशन करें, कैसे फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम खुद का ही वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को देखते हैं, और खुद को ही असेसमेंट या खुद की हम एक समझ रखते हैं उसमें। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आता है कि हम नेचर की कितनी समझ रखते हैं, जो इस नेचर मतलब हम नेचर की कितनी समझ रखते हैं, इस जो फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक और बायोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्डनर्स इंटेलिजेंस थ्योरी। जो गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हम इसको पढ़ते हैं। देयर आर सम साइकोलॉजिस्ट दैट डिसएग्री विद द थ्योरी बिकॉज दिस व्यू फोकस ऑन मॉडुलरिटी। इन्होंने मतलब अलग अलग मॉडल दे दिए, तो इसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिसएग्री कर दिया। मॉडुलरिटी थ्योरिस्ट बिलीव दैट these intelligence can be located in a specific area of the brain, but such feelings have not been proved with empirical data. Scientists also questions with flexibility of an idea of multiple intelligence because of narrow long term memory. जो इसके क्रिटिसिज्म थे वो किए लोगों ने, मतलब जो अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी थ्योरी है, एक तो उन्होंने अलग अलग मतलब माइंड को अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है।
और वैसे भी अगर किसी के साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी वो तो इनके साथ डील ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो तो इनमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो इनका एक क्रिटिसिज्म था लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो इन्होंने कहा था कि ये मतलब ज़्यादा इम्प्लीकेबल थ्योरी नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी थ्योरी है, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं ना कहीं यहीं से ही जन्म लेता है ना। कोई अगर म्यूजिक में ज़्यादा समझ रखता है तो उसमें इंटेलिजेंस पाया जाएगा ना। अब म्यूजिक वाले को आप उसको बॉडी काइनेस्थेटिक में भेज दो तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम उसको उनकी समझ के अनुसार उनको डिसाइड करते हैं, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो वेरेज गार्डनर फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड सेपरेट एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग फोकस्ड ऑन हाउ ऑल ऑफ दिस इंटेलिजेंस फैक्टर वर्क टुगेदर। जो गार्डनर ने उनको स्पेसिफिकली डिवाइड किया है, और जो हमने नीचे क्या पढ़ा इनको, स्टर्नबर्ग इन्होंने एक मतलब समझा है कि कैसे हम एक इस स्टर्नबर्ग का कहना था कि मतलब जो माइंड है फुल एक तरह से कैसे काम करता है, समझ गए। तो मतलब यूनिफैक्टर उनकी परफॉर्मेंस को कहते हैं हम। द ट्राई हायरार्की थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस रेफर टू द एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, क्रिएटिव मतलब कुछ नया इनोवेट करना, एंड प्रैक्टिकल जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना। सो जो ट्राई हायरार्की थ्योरी थी हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम आगे। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में भी कुछ इम्प्रूवमेंट के आपको सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ बेहतर करें, ठीक है। जो ट्राई हायरार्की थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उन्होंने बोला है कि क्रिएटिव एबिलिटी, इन्होंने क्रिएटिव की बात की, क्रिएटिव एबिलिटी द एबिलिटी टू जनरेट, इनोवेट, इन्वेंट न्यू आइडियाज़। जो हमारे जो क्रिएटिव उन्हें कहते हैं ना, जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव एबिलिटीज में आता है कि द एबिलिटी टू जनरेट, इन्वेंट न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करना, इन्वेंट करना। अब देखो ये यहाँ पे जो लड़का है ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है ना, ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस फील्ड में आएगा, क्रिएटिव फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल एबिलिटीज़, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटीज़ में आएगा द एबिलिटी टू एनालाइज अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन एज वेल एज कंपेयर। सपोज हमने यही प्रॉब्लम, यही एक टास्क देख लेते हैं हम कि ये कैसे कर रहा है। अगर सपोज इसने टास्क फिनिश कर लिया, अब ये उसको एनालाइज करेगा, अच्छा इसमें मेरे से क्या गलती हुई है, क्या मुझे इसमें मतलब दूसरा काम है इससे कंपेयर करेगा कि अच्छा इस कंपेयर में थोड़ा बेहतर हुआ है या थोड़ा कम हुआ है, तो उसमें इसका कंपेरिजन होगा। वो किस एबिलिटी में आएगा, किस इंटेलिजेंस में आएगा, एनालिटिकल एबिलिटीज़ में। सेकंड है, थर्ड है प्रैक्टिकल एबिलिटी। प्रैक्टिकल एबिलिटी में क्या आता है, द एबिलिटी टू अप्लाई टेक्निक्स एंड सिचुएशंस एंड प्रोसीजर अदर। जब हम सपोज हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ये अब एक मतलब हम साइकिल ही बना सकते हैं कि अब इन्होंने कुछ सीखा था, सपोज इन्होंने यहाँ से कुछ सीखा, उसको इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की, एंड नेक्स्ट इन्होंने फिर उसको मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें क्रिएटिवनेस लाए, उन्होंने एबिलिटी उसको मतलब उसको एनालाइज किया। तो बेसिकली इनमें एक सर्किल सा एक साइकिल चलता ही रहता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस देख लेते होता क्या है, उसके मतलब इनके एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करते रह रहे। अब देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है। देयर आर मैनी साइकोलॉजिस्ट दैट हैव स्टडीज द रिलेम ऑफ इंटेलिजेंस एंड द टॉपिक ऑफ एवर चेंजिंग। इंटेलिजेंस का ऐसा टॉपिक है कि साइकोलॉजिस्ट पे डिस्कवर करते रहते हैं, और जो इनकी जो थ्योरी है वो मॉडिफाई होती रहती है हर बार। थैंक्स टू कोरल, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, दे आर द डिस्टिंक्ट वे टू मेजर इंटेलिजेंस इंक्लूड थ्री। जो इन्होंने कहा कि इन्होंने थैंक्स कहना चाहिए कि जो कौन थे, कैरल, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, कि इन्होंने अपनी मल्टीपल अपनी थ्योरी दी है। कैरल ने कौन सी दी है, स्टर्नम थ्योरी, गार्डनर दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एंड जो नेक्स्ट कौन थे, स्टर्नबर्ग, इन्होंने कौन सी दिया, ट्राई हायरार्की थ्योरी, ठीक है। इन्होंने कौन सी दिया, ट्राई हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट।
अब हमने इंटेलिजेंस तो पढ़ लिया ना, अब उसको टेस्ट करना, उस मतलब उसमें कितनी तुम्हारी परफेक्शन हुई, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट कि तुमने उसमें कितना सीखा है, तुमने उसमें कितनी परफेक्शन आई। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे कर सकते हो आप? सपोज इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना कि सपोज आपका ग्रुप क्लास है, तो क्लास में मैम क्या करती है या टीचर क्या करते हैं, वो पेपर दे देंगे या तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे कुछ, आपको उसको करना होता है, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा टेस्ट कर रही है मैम अभी। लेकिन अब तुमने उसमें सब बच्चों ने पेपर किया, सबमिट कर दिया करके, अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैम सबको अपनी सीट उनकी परफॉर्मेंस दिखा देगी और जो फेल बच्चे हैं उनको नाम नोट करेगी और उनका एक अलग से टेस्ट लेगी, ठीक है। मतलब फिर उनको मतलब मैम रेमेडियल टीचिंग और कुछ ऐसे ऐसे करके उनको देती रहती है। तो मॉडल इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब किसी एक का टेस्ट हो, इंडिविजुअल टेस्ट, एंड नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट। सपोज ग्रुप टेस्ट को आप ले सकते हो क्लास टेस्ट की तरह। ग्रुप टेस्ट में तुमने एक क्लास टेस्ट ले लिया, उसमें बहुत सारे बच्चे इंक्लूड थे और तुमने उस पूरे क्लास का टेस्ट ले लिया, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट के आप किसी एक को ही जज कर रहे हो एक टाइम पे, ठीक है, वो आ जाएगा इंडिविजुअल टेस्ट। इनकी कुछ डेफिनेशन भी है नीचे, वो भी हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में आएगा वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट वन टाइम, एक टाइम में किसी एक इंडिविजुअल को हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेस्टेड एट अ टाइम, हमें एक ग्रुप को एक बार ही हम टेस्ट कर लेंगे। सपोज आधा घंटे के पेपर में आप पूरी क्लास को टेस्ट कर लेते हो ना, और उसी आधा घंटे में आप एक किसी बंदे को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये ग्रुप टेस्ट आ जाएगा। इसमें मतलब पूरी क्लास बैठी हो और इसमें किसी आप एक को ही जज कर रहे हो, है ना, किसी एक को ही जज कर रहे हो। तो इंडिविजुअल टेस्ट में और ग्रुप टेस्ट में आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल का टेस्ट भी आप दो तरह से ले सकते हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल टेस्ट हो गया इधर, ठीक है। इसमें आप वर्बली उसका टेस्ट ले सकते हो, परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट भी ले सकते हो, जो कि नॉन वर्बल हम कह सकते हो उसको, ठीक है। वर्बल में आप उससे कुछ सवालात कर लेंगे, उससे कुछ पूछ लेंगे वो कि चलो बताइए ये चीज़ कहाँ स्थित है या इसकी कैपिटल क्या है। अलग अलग आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से उसका टेस्ट लोगे। आप 5th क्लास के बच्चों से या 4th क्लास के बच्चों से वर्बली ऐसे लोगे, उससे तो पूछोगे नहीं कि चलो उसकी गार्डनर की थ्योरी बताओ, समझ रहे हो। 4th 5th क्लास में तो आप इंडिविजुअल टेस्ट आपका ऐसे होगा ना कि नॉर्मली उससे जो जनरल क्वेश्चन है वही उससे पुटअप किया जाए, और परफॉर्मेंस टेस्ट पे आप उससे मतलब एक पेन पेपर बेस उससे थोड़ा कुछ करा सकते हो, अगर उसमें इंडिविजुअल की बात करें, उसमें ग्रुप उस इंडिविजुअल की बात हो, है ना, ठीक है। वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट में हम देख लेते क्या है। दिस टेस्ट मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मतलब आपने उसमें लैंग्वेज यूज किया, उससे कुछ पूछा है, ठीक है। हियर द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन वर्ड, आपको वर्ड में जाएगा, आइदर इन रिटन और ओरल फॉर्म और बोथ, आप ओरल में भी दे सकते हो और रिटर्न में भी दे सकते हो, है ना। इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड टू यूज लैंग्वेज एज वेल एज पेपर और पेंसिल फॉर अ गिवन रिस्पॉन्सेज। आप वर्बल में आप उसको क्या करते हो कि आप उसको लैंग्वेज का यूज़ करते हो उसमें, ठीक है। वो आपका शायद आप उसको स्पीक खाली बिना पेन पेपर के कर सकते हो, उसको पेन पेपर बेस भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप कुछ क्वेश्चंस दोगे या उससे आप वर्बली पूछ लोगे तो वो आपको उसी तरह से उसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। द टेस्ट कंटेंट इज लोडेड विद वर्बल मटेरियल, ठीक है। आप वर्बल या लैंग्वेज का यूज़ करके उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सपोज आपने एक बच्चे से पेपर दिया, इस पर आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया, बच्चे इसका आंसर यहाँ पे पुट करेगा, ठीक है। एंड अगेन सेम सिचुएशन में आप टीचर हो यहाँ पे और यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, तो आप उससे कुछ क्वेश्चन ओरली पुटअप करोगे और उसका जवाब देगा, ठीक है। ये वर्बल में आ जाएंगे दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट। नॉन वर्बल में जिसके आप मतलब आप ना तो बोल रहे हो और ना उसमें किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस टेस्ट इन्वॉल्व सच एक्टिविटी इन विच द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। आपकी ऐसी टेस्ट आपकी जो ऐसा टेस्ट आप कंडक्ट कराने जा रहे हो जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो किस में आ जाएगा, नॉन वर्बल में। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेस्ट कंटेंट एंड रिस्पॉन्स एक्सेप्ट इन गिविंग डायरेक्शन।
बेसिकली लैंग्वेज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होता है कि आपने चलो गेम बनाया या कोई एक्टिविटी करा रहे हो, उसके डायरेक्शन देने के लिए तो आप कम से कम लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि आप पूरी जो एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हो उसमें आप क्या करो, लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये किस एक्टिविटी में आएगा या किस उसमें आएगा, नॉन वर्बल में या नॉन लैंग्वेज में। इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, टू इंडिविजुअल टेस्ट स्टैंड आउट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो ये स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट था, जिन्होंने आईक्यू लेवल आईक्यू की बात की थी। ठीक है, आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। टू इंडिविजुअल टेस्ट स्टैंड आउट इन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने दो इंटेलिजेंट जो मेजर करने के तरीके दिए थे, उसमें से जो इनका एक इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू वाला है एंड एक वेसरबिनल इंटेलिजेंस स्केल, जो इसी डेट में मोस्टली ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आईक्यू के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो स्टैनफोर्ड बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था वो क्या था, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट 1916 इन अ न्यू वर्जन ऑफ बिनेट सेवन टेस्ट। ठीक है, जो 1916 में इन्होंने टेस्ट दिया था, मतलब एक अपडेटेड वर्जन था। इन द ईयर ऑफ 905 टू फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट बिनेट एंड साइमन डिस्कवर द इंटेलिजेंस टेस्ट। जो 905 में इन्होंने एक डिस्कवर टेस्ट, एक इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कवर किया था साथ में मिलके। एंड आफ्टर दैट 1916 इट वाज मॉडिफाइड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लेविस थर्मन विद बिनेट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर करंट यूज ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने देखो 905 में इन्होंने एक टेस्ट किया था, किसके साथ, जो बिनेट थे, बिनेट ने साइमन के साथ मिलके एक टेस्ट बनाया था। बट वो टेस्ट ज़्यादा सफल ना होने के कारण 1916 में इन्होंने स्टैनफोर्ड बिनेट एंड एक अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे लुइस टर्मन, इन्होंने साथ में मिलके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया और उस टेस्ट को डेवलप किया इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, जो हम करंटली उसको यूज़ करते हैं। आफ्टरवर्ड इट इज़ नोन एज स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और इसके साथ कौन, बिनेट के साथ कौन साथ में थे, लुइस टर्मन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो इनका जो है एज ग्रुप 2 to 23 ईयर, जो इनका इंटेलिजेंस टेस्ट एप्लीकेबल होता है वो किस एज में एप्लीकेबल होता है, बताइए किस एज ग्रुप में इनका टेस्ट एप्लीकेबल होता है। एज ग्रुप जो इसका है 2 to 23 ईयर। एंड टोटल टाइम जो हम इस टेस्ट में स्पेंड कर सकते हैं वो है 30 to 90 मिनट्स। इन द वर्जन टर्मन एडप्ट द सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग आईक्यू, जो टर्मन थे लुइस टर्मन, उन्होंने ये फार्मूला उन्होंने निकाला है। हम इस फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं और इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज जो आप जिस लेवल का आप काम कर पाते हो वो क्या कहते हैं, मेंटल एज। जिस लेवल की आप चीज़ें हैंडल कर पाते हो उसको कहते हैं मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं जो आपकी रियल एज है। मेंटल एज सपोज आप 10 साल के हो लेकिन आप काम कर लेते हो 12 साल के बच्चे जैसा। सपोज 12 साल का बच्चा मतलब एक कुछ टास्क है जिसको ईजिली कर पाता है, लेकिन आप 10 साल के होकर भी उसको काम को कर लेते हैं। आपकी मेंटल एज क्या है, उस बच्चे के बराबर है। आप उस मेंटल लेवल का काम कर पाते हो ना, तो मेंटल लेवल आपकी क्या होगी 15 ईयर्स। ठीक है, और वैसे आपकी एज कितनी है 10। ठीक है, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 10 और आपकी मेंटल एज कितनी 15। समझ गए, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपकी रियल एज होगी। मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम हो सकती है और क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा हो सकती है और सेम भी हो सकती है। समझे, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें इसको। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने के लिए हमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 का हमें इस्तेमाल करना होगा। सो हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन है ये, ए चाइल्ड कुड पास द टेस्ट एक्सेप्टेड ऑफ 3 year old, then child is accepted to have mental age of 6, his chronological age 6। ठीक है, एक बच्चा है जो 6 ईयर का है और 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेता है, 6 जो ईयर की जो टास्क है उनको कंप्लीट कर लेता है। तो हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं। आईक्यू हमारा क्या था,
IQ था मेंटल एज कितनी है 6 और रियल में क्रोनोलॉजिकल एज भी कितनी है 6 इंटू 100। ठीक है 6 to 6 कितना बचा 100। तो IQ कितना आ गया लड़के बच्चे का, इसका IQ आ गया इनका 100। समझ में आई बात? ठीक है इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। सपोज क्रोनोलॉजिकल एज है क्रोनोलॉजिकल एज में मान लेता हूँ 10 है। क्रोनोलॉजिकल एज मान लेता हूँ मैं, इनका जो CH है वो 10 है और जो इनकी मेंटल एज है वो मान लेता हूँ मैं 6 है। ठीक है नो नो नो, हमें इनकी क्रोनोलॉजिकल एज माननी होगी। हमें इनका IQ मान लो, मेंटल एज इनका कितना है, मेंटल एज मान लेता हूँ मैं जिस मेंटल लेवल के काम कर पाते हैं, मेंटल एज मान लेता हूँ मैं इनकी 10 है और जो क्रोनोलॉजिकल एज है जो इनकी रियल एज है वो मान लेता हूँ 6 है। अब हमें इसमें IQ निकालना है। IQ होता है, IQ का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, IQ जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। याद रखना ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज कितनी है 10 अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है 100 में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1000 अपॉन 6, 1000 अपॉन 6 कितना आएगा 6 1 जा 6 बचे 4, 6 1 जा 6 4 बच गए, 4 इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 6 बचे 4। इनका जो मेंटल लेवल हो जो IQ होगा 166 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा इनका जो मेंटल लेवल, अगर ये डाटा इनका, तो ये इनका IQ कितना हो जाएगा 166 पॉइंट समथिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे दिस टेस्ट बिकम एन स्टैंडर्ड IQ टेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अल्फ्रेड बिनेट और जो साइमन थे, इनका जो टेस्ट है ये एक वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड चलने लगा। ये किसने टेस्ट दिया था, अल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन, टर्मन है ना, टर्मन ने। ठीक है तो नेक्स्ट बढ़ते हम, जो इन्होंने जो ये था ना स्टैनफोर्ड बिनेट, मेजर 5 फैक्टर ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी है ना, इन्होंने कोग्निटिव एबिलिटी को जो फैक्टर, उन्होंने कुछ फ्लूइड रीजनिंग, मतलब किसी भी चीज़ का तर्कपूर्ण एक वो रखना है हिसाब है ना, नॉलेज, क्वालिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पाइटल प्रोसेस एंड वर्किंग मेमोरी, ये इनके 5 वो थे जिससे मतलब ये एक जो इनका कोग्निटिव फैक्टर था वो मेजर किया जाता था। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आइटम विच ऑफ 10 ईयर ओल्ड एक्सेप्टेड टू पास। ठीक है इन्होंने कुछ मतलब एक फैक्टर या कुछ एस्पेक्ट रखे थे, कुछ इन्होंने क्राइटेरिया रखे थे। वोकेबलरी currently defined 11 words from the graded list of 45. This test began with orange straw and pedal etc. ठीक है वोकेबलरी में जो आता है मतलब 10 ईयर ओल्ड जो बच्चा है वो उसको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो उसकी चीज़ें हैं वो उनका जो वोकेबलरी है उसको बेसिकली डेवलप कर ले। ब्लॉक काउंटिंग में आ जाता है ना कि ब्लॉक काउंटिंग कर पाए, और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो उसने देखा नहीं है उन वर्ड के बारे में सोच पाए, जैसे थैंक यू है ना, प्रीटी, पिटी, क्यूरियोसिटी, रिलीफ है ना, इन बारे में सोच पाए वो। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फाइंडिंग रीजन। गिव 2 रीजन वाई चिल्ड्रन शुड नॉट बी नॉइजी इन स्कूल। इन्होंने कुछ ऐसे रीजन दिए कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में नॉइजी मतलब जो होते हैं मतलब शैतानी या शोर मचाने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं गिव 2 रीजन वाई मोस्ट पीपल वुड रादर हैव ए मोटर कार देन ए साइकिल। बेसिकली इनके जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थे उनको असिस्ट करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने का एक फाइंडिंग रीजन के क्वेश्चन बना रखे हैं। ये वर्ड नेमिंग मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल इन 1 मिनट। 1 मिनट्स में इतने वर्ड बोलो, मतलब एक वोकेबलरी को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किए कि तुम 1 से 1 मिनट में कितने वर्ड बोल सकते हो जो मीनिंगफुल वर्ड हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक बिल्डिंग और क्यूब कंस्ट्रक्शन।
ब्लॉक बिल्डिंग और क्यूब कंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं। ए है वेयर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्ट्रक्चर और डिजाइन बाय मीन्स ऑफ ब्लॉक और क्यूब सप्लाइड टू हिम। बच्चे को हमने कुछ टास्क दे रखा है, उसको हम दे दिया और बीच में होता ना कि एक उसमें जाकर सेलेक्ट करना होता है। कुछ गेम भी होते हैं इस तरह के, एक ऐसे अगर ट्रायंगल बना हुआ है, एक हार्ड होगा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल हार्ड होगा, उसको ले जाकर हमें इसमें पेस्ट करना है तो हम जीत जाएंगे, है ना। गेम भी आता है ना कुछ इस तरह के। सो इसी तरह का गेम है ये। तो बच्चों को दिया गया है मेरिल पार्मर ब्लॉक बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कोह ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट एंड अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा कि इन्होंने देखो ये बॉक्सेस जो है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्सेस दे रखे, इनमें हमें ये जाके फिल करना है। तो मैं टेस्ट मटेरियल ऑफ सच टाइप प्रोवाइडेड न्यूमरस ब्लॉक ऑफ ब्रॉड इन विच देयर आर होल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक एक खाली स्पेस हो, उसमें उसी के फिल करने वाला ब्लॉक हो। बच्चे कुछ ऐसे दिए जाते हैं, है ना। तो एक ये जो भूल भुलैया ना मेज वाला कि आपने बच्चे को यहाँ से वो दे दिया है, एक मतलब ये चूहा बिठा दिया यहाँ पे, उसको एक उसका खाना और उसको रास्ता देते हो बनाने के लिए, ऐसा ऐसा करके कुछ। तो बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाता और रास्ता खोजता है इसमें। ठीक है, ठीक है। पिक्चर अरेंजमेंट करने के लिए आपने दे दिया बच्चों को। सो कंक्लूजन है इसका, इसमें बेसिकली अल्फ्रेड बिनेट की इसमें बात की गई कि इन्होंने कैसे मतलब जो इनका IQ का टेस्ट है इन्होंने टर्मन के साथ मिलके किया था, और एक इंडिविजुअल और ग्रुप इंटेलिजेंस की इन्होंने इसमें बात की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर ये आपको कहीं भी हेल्पफुल लगे या आपको कहीं भी आपकी सीटेट में आपको देख के से कुछ सीखे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।